सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के जनक पेरियार ईवी रामासामी नायकर को उनके जन्म दिवस पर मूल निवासी बहुजन समाज के साथ एमबीएन न्यूज नेटवर्क की तरफ से सादर अभिवादन। पूरे भारतवर्ष में पेरियार जी की जयंती मूल निवासी बहुजन समाज ने मनाया। आइए उनके समय के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बामसेफ के राष्ट्रीय महासचिव मूल निवासी रमाशंकर राम जी द्वारा अपने फेसबुक टाइमलाइन पर लिखे विचार आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जस्टिस पार्टी का इतिहास। मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्राह्मण 3 थे, किंतु 1912 में 55%, डिप्टी कलेक्टर 72.3%, जिला मुंशी ब्राह्मण ही थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में विधान परिषद एवं कांग्रेस में भी ब्राह्मण वर्ग की ही बहुलता थी। मद्रास में 20 नवंबर 1916 को विक्टोरिया पब्लिक हॉल में 30 गैर ब्राह्मण नेताओं की मीटिंग सीएन मुदलियार, टीएम नायर और पी त्यागराज चट्टी के नेतृत्व में हुई। इस मीटिंग में साउथ इंडियाज पीपल्स एसोसिएशन यानी कि एसआईपी की स्थापना हुई और गैर ब्राह्मण वर्ग की समस्याओं के निराकरण हेतु तमिल एवं तेलुगु भाषा में अखबार निकालने का निर्णय हुआ। इस मीटिंग में राजनीतिक संगठन दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन SILF बनाने का निर्णय हुआ। बाद में इसी दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन का नाम बदलकर जस्टिस पार्टी नाम दिया गया। अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान जस्टिस पार्टी ब्रिटिश सरकार में गैर ब्राह्मणों के लिए और अधिक प्रतिनिधित्व की मांग के लिए ब्रिटिश राजनेताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष आवेदन करती रही और गैर ब्राह्मण वर्ग को जागरूक करती रही कि किस प्रकार ब्राह्मण वर्ग ने उनके हिस्से पर कब्जा कर लिया है। 1919 में मोटेंगू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद 1920 में जस्टिस पार्टी ने मद्रास प्रेसिडेंसी में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव में भाग लिया और चुनाव जीतकर सरकार का गठन किया। इसके बाद जस्टिस पार्टी ने अगले 17 वर्षों में 5 में से 4 बार अपने नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया और 13 साल के लिए सत्ता में थे। इस प्रकार मद्रास प्रेसिडेंसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध मुख्य राजनीतिक विकल्प बन गई। पेरियार ईवी रामासामी नायकर का जन्म 17 सितंबर 1819 को तथा परिनिर्वाण 24 दिसंबर 1913 को हुआ था। 1919 में पेरियार ने सी राजगोपालचारी के कहने पर कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने। 1920 में उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में हुए असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। 1922 में पेरियार तमिलनाडु कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। तिरुपुर में हुए कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन में पेरियार ने द्रविड़ जाति के अछूतों को मंदिर प्रवेश का प्रस्ताव रखा, लेकिन ब्राह्मण सदस्यों के तीव्र विरोध के कारण प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। पेरियार कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन तिरुनेवली 1920, थंजवूर 1921, तिरुपुर 1922 और सलेम 1923 में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कम्युनल रिजर्वेशन नीति लागू करने का प्रस्ताव रखा, परंतु कांग्रेस कमेटी ने ब्राह्मणों की बहुलता के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। सलेम में हुई पब्लिक मीटिंग में बोलते हुए पेरियार ने कहा कि यदि नॉन ब्राह्मण के प्रतिनिधित्व के लिए कम्युनल रिजर्वेशन नीति ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के शासन में ही लागू हो जानी चाहिए, नहीं तो ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त नहीं होगा और गैर ब्राह्मण जातियां जैसे कि द्रविड़ जाति अत्याचार की शिकार होती रहेगी। तब पेरियार ने मनुस्मृति, रामायण जैसे ग्रंथ जिसका उपयोग कर ब्राह्मण जाति व्यवस्था और अंधविश्वास को बढ़ा रहे थे और द्रविड़ जाति को दबा रहे थे, को जलाने का निर्णय किया। 1923 में जस्टिस पार्टी के राजा
पानागल के नेतृत्व वाली सरकार ने जब विधान परिषद में ब्राह्मण पुजारियों का शोषण समाप्त करने के लिए हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट बिल लाया तो पेरियार ने कांग्रेस में रहते हुए भी बिल का समर्थन किया। इसके अलावा जस्टिस पार्टी की सरकार ने जब शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कम्युनल रिजर्वेशन नीति लागू की तब भी पेरियार ने इसके लिए जस्टिस पार्टी की प्रशंसा की। अब एक महत्वपूर्ण घटना वाइकोम सत्याग्रह की बात करते हैं। यह घटना 1924 की है। वाइकोम मंदिर के अंदर ब्राह्मणों का भोजन करना ईश्वर की आराधना का प्रमुख हिस्सा माना जाता था। मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर अवर्ण हिंदुओं को जाना मनाही थी और इनके बारे में दलील दी गई थी कि यदि अवर्णों को सड़क पर या फिर मंदिर में आने की अनुमति दी जाएगी तो ईश्वर अपवित्र हो जाएंगे। इसके विरुद्ध सत्याग्रह हुआ। गांधी जी के मनाही के बावजूद कि केरला से बाहर के लोग और गैर हिंदू इसमें हिस्सा न ले तो भी पेरियार और उनकी पत्नी ने सत्याग्रह में भाग लिया और पेरियार जी जेल भी गए। वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन के तहत अछूत जाति के लोगों को भी सार्वजनिक स्थानों पर लाने की मांग की, जिन्हें समाज में उच्च वर्ग के लोगों के सामने आने की अनुमति नहीं थी और खास तौर से वाइकोम के मंदिरों में पिछड़ी सोच के कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने इसका घोर विरोध किया। राज्य में बहुमत में लोगों की राय इसके पक्ष में थी, इसलिए सरकार ने मंदिर वाली सड़क का अवर्णों के लिए खोल दिया। कांग्रेस से मोह भंग और स्वाभिमान आंदोलन यानी कि सेल्फ एंड रिस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना के दौर की अगर बात करें तो नवंबर 1925 में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन कांचीपुरम में हुआ, जिसमें पुनः पेरियार ने गैर ब्राह्मणों के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कम्युनल रिजर्वेशन नीति लागू करने का प्रस्ताव रखा। परंतु पहले की तरह कांग्रेस कमेटी में ब्राह्मणों की बहुलता के कारण यह प्रस्ताव भी पारित नहीं हो पाया। प्रस्ताव गिरने से पेरियार को लगा कि कांग्रेस पार्टी को सुधारा नहीं जा सकता है, बल्कि इसको नकारा जा सकता है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए छोड़ दी और प्रण लिया कि उनका अब एक ही उद्देश्य होगा, ब्राह्मणवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना। कांचीपुरम में ही पेरियार ने समानांतर में कॉन्फ्रेंस आयोजित की। अपने संबोधन में पेरियार ने घोषणा किया कि द्रविड़ और आर्यों के बीच जातीय पहचान का अंतर हमेशा रहा है और ये बहुत प्राचीन काल से मौजूद है और कांग्रेस पार्टी के अंदर में भी इस अंतर में इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसलिए द्रविड़ जाति के स्वाभिमान, उनकी भाषा और संस्कृति की रक्षा की अत्यंत जरूरत है, जिसको कि ब्राह्मणवादी प्रभुत्व द्वारा जातीय व्यवस्था और हिंदू धर्म के अंधविश्वास का उपयोग कर अपमानित कर दिया गया है। इस प्रकार पेरियार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद 1925 में स्वाभिमान आंदोलन यानी कि सेल्फ एंड रेस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना की। उन्होंने तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कई गैर ब्राह्मण सम्मेलन में भाग लिया और ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए द्रविड़ जाति की जागृति लाने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन के सिद्धांतों को प्रचारित किया। जस्टिस पार्टी को समाप्त कर द्रविड़ कड़गम की स्थापना कैसे हुई, इस पर भी एक नजर डालते हैं। 1937 के चुनाव में जस्टिस पार्टी कांग्रेस से पराजित हो गई। इसके बाद जस्टिस पार्टी का नेतृत्व पेरियार ईवी रामास्वामी और उनके स्वाभिमान आंदोलन के अधीन आ गया। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को सामाजिक संगठन में तब्दील कर द्रविड़ कड़गम में बदल दिया और चुनावी राजनीति से सामाजिक आंदोलन में इसे वापस ले लिया। जस्टिस पार्टी ने सत्ता प्राप्त कर अछूतों एवं मुस्लिमों के लिए विशेष कुछ नहीं किया और इस पर वेल्लारो, मुदलियार पिल्लैस, बलीजा नायडू, बेरी सेट्टी, कापू जैसे ही कुछ जातियों के हितों की सेवा का आरोप लगा। इसलिए इसने मुसलमानों और अछूतों का समर्थन खो दिया और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना का दौर शुरू हुआ। पेरियार ने अपने से कम उम्र की औरत मिन्यामाई से शादी की और उन्हें पार्टी का नेतृत्व करने के लिए उनके उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जबकि उस समय
ईवी के संपर्क, जो पेरियार के भतीजे थे, को उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था। इसके बाद 1949 में CN अन्नादुरै के नेतृत्व में उनके अनुयायियों में से कई वरिष्ठ पार्टी नेताओं द्रविड़ कड़गम से अलग होकर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी कि DMK बनाने का फैसला किया। कांजीवरम नटराजन अन्नादुरै तमिलनाडु के लोकप्रिय नेता, अपने प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम दल के संस्थापक थे। इनके नाम का संक्षिप्त रूप अन्ना का तमिल अर्थ है आदरणीय बड़ा भाई। अन्नादुरै का जन्म 15 सितंबर 1909 को कांजीवरम के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। मद्रास विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने अपना जीवन एक शिक्षक के रूप में प्रारंभ किया, पर शीघ्र ही ये पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे आ गए। तमिल जागरण में इनके निबंध ने महत्वपूर्ण योगदान किया। श्री अन्नादुरै ने जस्टिस नामक तमिल पत्र के सहायक संपादक एवं बाद में विदगुलाई नामक पत्र के संपादक के पद पर कार्य किया। इन्होंने सन 1942 में तमिल साप्ताहिक द्रविड़ नाड़, सन 1957 में अंग्रेजी साप्ताहिक होमलैंड तथा एक वर्ष पश्चात होम रूल नामक पत्रिका निकाली थी। सन 1957 में विधानसभा का सदस्य निर्वाचन होने के पश्चात अन्नादुरै सक्रिय राजनीति में आए। इन्होंने द्रविड़ों के लिए पृथक द्रविड़स्तान का नारा दिया और प्रदेश से कांग्रेस शासन को समाप्त करने का व्रत लिया। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनेक आंदोलन किए। 10 वर्ष पश्चात 1967 में राज्य की बागडोर अन्नादुरै के हाथ में आ गई। यद्यपि इनकी असामयिक मृत्यु ने इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में 2 वर्ष से भी कम अवधि तक प्रदेशवासियों की सेवा करने की ही अवसर दी, तथापि यह अल्पावधि भी उनके दृष्टियों से महत्वपूर्ण रही है। प्रारंभिक में कड़गम में उत्तर भारतीय एवं ब्राह्मणों का प्रवेश निषिद्ध था, पर अन्ना की प्रेरणा से द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के सिद्धांतों में विश्वास रखने वालों के लिए दल की सदस्यता का द्वार खुल गया। मद्रास राज्य का नामकरण तमिलनाडु करने का श्रेय भी इन्हीं को है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्रित्व ग्रहण करने के पूर्व राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। कैंसर के असाध्य रोग से पीड़ित अन्नादुरै का 3 फरवरी 1969 को निधन हो गया। फूले अंबेडकर पेरियार के विचार नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था समर्थक, धर्म ग्रंथ संविधान विरोधी है। फूले अंबेडकर पेरियार के विचार संविधान विरोधी नहीं है, बल्कि जो भी वर्ण व्यवस्था समर्थक धर्म ग्रंथ है वो संविधान विरोधी है। फिर क्या संविधान विरोधी धर्म ग्रंथों का प्रचार एवं प्रसार राष्ट्र विरोधी कृत्य है? तो इस पर प्रतिबंध लगाने की बजाय खुली छूट क्यों दी जा रही है? देश एवं हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता है, परंतु सरकारी कार्यक्रम सरस्वती वंदना से प्रारंभ होती है तो उद्घाटन ब्राह्मण द्वारा मंत्रोच्चार एवं नारियल फोड़कर एवं ब्राह्मण को दक्षिणा देकर संपन्न होती है। यह सब संविधान की मूल भावना एवं धर्मनिरपेक्ष ढांचे के विपरीत है। अंतिम संदेश प्रतिक्रिया करके हम दुश्मन के एजेंडे में फंस जाते हैं। मूल निवासी बहुजन समाज के कुछ साथी प्रतिक्रिया ज्यादा करते हैं और क्रिया कम करते हैं। आरक्षण आंदोलन पर प्रतिक्रिया करके हमने क्या पाया? तथागत बुद्ध, कबीर, रविदास, फूले, पेरियार एवं बाबा साहेब ने प्रतिक्रिया कम की और क्रिया ज्यादा किया। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।